हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग चैप्टर सेकंड स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें है चैप्टर नेम इज़ ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स। महासागर और महाद्वीप के बारे में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे जूल्स वर्न ने 1870 में एक कोट दे रखा था, द ओशन इज़ एवरीथिंग, इट कवर्स 7/10 ऑफ द टेरेस्ट्रियल ग्लोब। ओशन को सब चीज़ यहाँ पे क्यों बोला गया, क्योंकि ये 7/10 जो पार्ट होता है उसको कवर करता है। 7/10 बोले तो अगर 100 पार्ट है तो उसमें का 70% है, उसमें हमारे क्या है, ओशियन ही है, राइट। इट्स ब्रेथ इज प्योर एंड हेल्दी। इसका जो ब्रेथ है वो प्योर और हेल्दी कंसिडर किया है, किसी कंपेरिजन में, लैंड के कंपेरिजन में, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पॉल्यूशन के सोर्स होते हैं। बट ओशन में कंपेरेटिवली तो कॉन्टिनेंट जो होता है वहाँ पे पॉल्यूशन नहीं होता है, इसलिए वहाँ की जो ब्रेथ है प्योर और हेल्दी है। इट इज़ एन इमेंस डिजर्ट वेयर द मैन इज नेवर लोनली। ये एक इमेंस डिजर्ट है, लेकिन जहाँ पे मेन कभी लोनली नहीं होते। अगर नॉर्मली डिजर्ट को देखा जाए तो वहाँ अगर हम दूर दूर तक देखेंगे तो वहाँ कोई नहीं होता, बट यहाँ पे ही फील्स लाइफ स्टीडिंग ऑल अराउंड, क्योंकि ओशन में लाइफ होते हैं, क्योंकि ओशन के नीचे सी बेड में काफ़ी सारे मैमल्स होते हैं, फिश होते हैं, कोरल रीफ्स होते हैं, इसलिए यहाँ पे लाइफ होता है, राइट। द ओशियन इज द वास्ट रिजर्वायर ऑफ नेचर। यहाँ पे नेचर का वास्ट रिजर्वायर होता है, क्योंकि मल्टीपल थिंग्स यहाँ पे पाए जाते हैं। द ग्लोब बिगिन विथ ओशन सो टू स्पीक एंड हु नोज इट विल नॉट एंड विथ इट। जो माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि जो ग्लोब है हमारा ओशन, वो जो ग्लोब है वो ओशन से ही स्टार्ट होता है, और क्या पता ये ओशन पे ही जाके एक दिन खत्म हो जाए, राइट। अब यहाँ पे कुछ बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं जो इस चैप्टर के लास्ट तक हम लोग को समझ में आ जाएगा। जो क्वेश्चन है हम लोग में, वाटर ओशन, इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना ओशन क्या है, कॉन्टिनेंट्स क्या है, उसके नेम्स कैसे है, और उसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे लाइफ में, राइट। इन व्हाट वेज डू ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स इम्पैक्ट लाइफ ऑन अर्थ इंक्लूडिंग ह्यूमन लाइफ। किस तरह से ओशन है, ओशन और जो कॉन्टिनेंट्स है, जो महासागर है, महाद्वीप है, हमारे लाइफ को इम्पैक्ट करता है, और उसमें अर्थ की लाइफ को तो इम्पैक्ट करता है, उसमें ह्यूमन लाइफ को कैसे इम्पैक्ट करता है वो हम लोग सीखेंगे, वो हम लोग जानेंगे। ये आप फिगर ध्यान से देखो, ये जो फिगर है ये अर्थ का फिगर है, जो कि स्पेस से लिया है। किसने लिया? फोटोग्राफी बाय लूनार रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर, ठीक है। इसमें आपको ये जो अर्थ है उसका जो ब्लू ब्लू आपको दिख रहा है, ये सब क्या है? ये सब ओशियन है। और हम लोग आगे पढ़ेंगे जो ये वाइट वाइट है, ये क्या है? ओशन के ऊपर जो क्लाउड बन जाते हैं, जो वाटर से जो क्लाउड बनती है, ये वाइट वाइट पोर्शन वो है, राइट। हम लोग आगे देखते हैं क्या है। Let us return to our globe and rotate it gently or look at the picture of the earth seen from the moon. आपको एक ग्लोब लेना है, उसको जेंटली रोटेट करना है, ठीक है। और जो पिक्चर देखना है अर्थ का, जो मून से देख सकते हैं, जो ग्लोब होता है वो एक्चुअली क्या है, जो स्पेस में जो हमारा अर्थ है वैसे ही ग्लोब रिप्रेजेंट किया गया है। व्हाट इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड कलर यू सी? ब्लू। हम लोग जो इस अगर हम लोग ग्लोब को देखें, जो स्पेस से पिक लिया गया है, तो इसमें जो ज़्यादा जो कलर है क्या दिखता है? ब्लू। वो कलर क्या है? तो वो कलर जो है वाटर है, ऑब्वियसली। वो ब्लू कलर जो क्या है, किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? वाटर को रिप्रेजेंट करता है। दिस मीन्स दैट मोस्ट ऑफ द अर्थ सर्फेस इज एक्चुअली कवर्ड विथ वाटर। इसका मतलब है जो मोस्ट ऑफ द अर्थ का सर्फेस है वो किस चीज़ से कवर्ड है? वाटर से कवर्ड है। ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द सर्फेस, कितना? 3/4 ऑफ द सर्फेस। 3/4 में 75% जो है हमारा वाटर से कवर्ड है, राइट। वाटर से कवर्ड है। और दैट्स वाई वेन वी सीन फ्रॉम आउटर स्पेस द अर्थ एफ मोस्टली ब्लू। जो 3/4 सरफेस है वो वाटर से कवर है, इसलिए जब भी हम आउटर स्पेस से उसको देखते हैं तो वो ब्लू ही दिखता है। इंडीड अर्ली एस्ट्रोनॉट्स लविंगली कॉल द अर्थ द ब्लू प्लैनेट। इसी वजह से जो पहले के जो एस्ट्रोनॉट इसको ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। द लार्जेस्ट वाटर बॉडीज वी सी ऑन द ग्लोब आर कॉल्ड ओशन। और जो सबसे लार्जेस्ट वाटर बॉडीज को क्या बोलते हैं? ओशन बोलते हैं। बट इन द पिक्चर ऑफ द अर्थ 2.1 यू कैन सी एट लीस्ट वन अदर कलर, ब्राउन। द कलर इज ऑफ द लैंड। अब उसमें जो ब्राउन कलर होगा उसका वो क्या दिखता है? उसका मतलब है कि वो लैंड है। और जो ब्लू ब्लू दिखता है वो वाटर को डिनोट करता है। विच कवर्स अ लिटिल 1/4 ऑफ द ग्लोब, जो कि 1/4, तो थोड़ा सा ज़्यादा 1/4 का वो जो है लैंड है, लैंड रिप्रेजेंट करता है, राइट। अ लार्ज बॉडी ऑफ लैंड इज कॉल्ड लैंड मास। अब यहाँ पे कि लैंड मास किसको बोलते हैं और कॉन्टिनेंट किसको बोलते हैं? जो लैंड का एक बड़ा बॉडी है उसी को क्या बोलते हैं? लैंड मास बोलते हैं। उसी लैंड मास के बड़ा फॉर्म, जो लैंड मास और जो लार्ज कंटिन्यूस एक्सपेंस करता है, उसी को लैंड को क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंट बोलते हैं। लैंड मास के ही बड़े फॉर्म को कॉन्टिनेंट बोलते हैं। इसको साइंटिफिक फॉर्म में अगर देखा जाए, जिसके टेक्टोनिक प्लेट सेम होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंट बोलते हैं। एक कॉन्टिनेंट में उसको कंसीडर किया जाता है। ये साइंटिफिक आपका हो गया, राइट। और अगर देखा जाए तो एक कॉन्टिनेंट
उसको कंसिडर करेंगे जहाँ पे ह्यूमन एक तरह से इवॉल्व हुए हैं, ठीक है, वो तो कल्चरली हो गया, ठीक है। बट ओशियन एंड कॉन्टिनेंट्स प्ले अ वाइटल रोल इन शेपिंग द क्लाइमेट ऑफ द अर्थ। अब जो ओशियन है और कॉन्टिनेंट्स है, ये अर्थ के क्लाइमेट को शेप करने में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, ठीक है। दे अफेक्ट ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऑब्वियस ये सारे जितने भी लाइफ है सबको इन्फ्लुएंस करेंगे, वेदर दैट इज प्लांट्स हो गया या फिर एनिमल हो गया और ह्यूमन लाइफ, सबको ये इफेक्ट करते हैं। वी सी देयर इम्पैक्ट थ्रू आउट आर हिस्ट्री, कल्चर एंड इन आर डेली लाइफ। और इसके इम्पैक्ट हम अपने हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री से पहले से ही देखते आ रहे हैं, कल्चरी भी देखते आ रहे हैं, ठीक है, कि ओशियन कॉन्टिनेंट्स कैसे क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं और क्लाइमेट कैसे ह्यूमन लाइफ को इफेक्ट करता है, प्लांट्स एनिमल्स सबको इफेक्ट करता है, ठीक है। डोंट मिस आउट, यहाँ पे जो इम्बेलम है जो इंडियन नेवी का, जिसमें ये लिखा गया है, जिसमें कंटेंस मोटो सैम नो वर्धा। इसका मतलब क्या है, बी ऑस्पिशियस टू अस। वर्धा मीन्स क्या होता है, ओ वरुणा। वरुणा एक वैदिक डिटी है, देवता है जो ओशियन को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए बोला बी ऑस्पिशियस, हम लोग के लिए आप शुभ प्रतीत हो, ये ऐसा बोला जाता है। आगे है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड लैंड ऑन अर्थ। अब जो वाटर और लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अर्थ पे कैसे है, ये आपका जो है ये नॉर्थ पोल है, ठीक है, और ये साउथ है, तो ये नॉर्थ हेमिस्फेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये साउथ हेमिस्फेयर को रिप्रेजेंट करता है, राइट। और अब इसमें से देखना ये है कि क्या यहाँ पे लैंड और वाटर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये तो फिगर से ही दिख रहा है कि ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ठीक है। वही दिया गया है कि जो लेटेस्ट एग्जामिन टू मैप्स, यहाँ पे दो मैप दिया जो हमने पहले ही बोल दिया कि ये नॉर्थ हेमिस्फेयर है और ये साउथ हेमिस्फेयर है, ठीक है। यहाँ पे जो ब्लू एरिया है वो क्या है, ओशियन है, ये सब क्या है आपके ओशियंस है, राइट। और इसका स्मॉलेस्ट एक्सटेंशन विच में वेरियस नेम, सी बे गल्फ। अब सी बे गल्फ क्या होता है, सी बे गल्फ ये सब क्या है, ओशियन के पार्ट्स है, राइट। अब सी क्या होता है, सी एक लार्ज बॉडी होता है सॉल्टी वाटर का, जो कि पार्शियली और कंप्लीटली लैंड से सराउंडेड होता है। जैसे कि ये इंडिया का नीचे वाला मैप आप देख लीजिए, तो यहाँ पे आपका अरेबियन सी है, राइट, अरेबियन सी है, और यहाँ पे नीचे में आपका इंडियन ओशियन है, राइट। तो यहाँ पे ओशियन है, ओशियन तो एक बड़ा पार्ट है, सी उसी का एक पार्ट है, तो ये इनलेट, ये एक लैंड से सराउंडेड है सी, इसका पार्शियली पार्ट जो है सी का वो लैंड से सराउंडेड, इसलिए इसको सी बोलेंगे हम, ठीक है। अब आते हैं कि बे किसको बोलते हैं। बे जो है बे किसको बोलते हैं, बे एक ब्रॉड इनलेट होता है सी का, एक सी का क्या है, ये ब्रॉड इनलेट है, जो कि वेयर द लैंड कर्व्स इनवर्ड, जो लैंड जो है इनवर्ड कर्व्स है यहाँ पे, ठीक है। जैसे बे ऑफ बंगाल हो गया आपको, ठीक है, बे ऑफ बंगाल, ये किस शेप में रहता है, ये सी शेप में कर्व्ड रहता है, राइट। और वहीं पे अगर आप गल्फ को देखेंगे तो गल्फ में इसका क्या होता है, एक गल्फ भी काइंड ऑफ बे ही है, मतलब बे नहीं बोल सकते इसका, कि इसका नैरो इनलेट होता है। हम लोग ने बे को पढ़ा था कि ये ब्रॉड इनलेट है, गल्फ वहीं पे क्या है, एक नैरो इनलेट है जो यू शेप में होता है, राइट। किस शेप में होता है, यू शेप में होता है। इसका मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो लैंड से कवर्ड होता है, बट बे में क्या था, इसका सी शेप में था, मतलब इसका पार्शियली पार्ट जो है वो लैंड से कवर्ड है, बट गल्फ में इसका बड़ा सा पार्ट जो है लैंड से कवर्ड है, सी यू शेप में इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। गल्फ में क्या बोलेंगे, यू शेप में बोलेंगे, राइट। अब लेट्स एक्सप्रेस व्हाट द सर्कुलर लाइंस इन ईच मैप कॉल्ड। जो मैप हम लोग ऊपर देखेंगे, ये जो सर्कुलर लाइंस है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। ऊपर वाले मैप में ये जो सर्कुलर लाइंस है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग लैटिट्यूड बोलते हैं, जो कि हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर में देखा है कि इसको लैटिट्यूड बोलते हैं, राइट। अब आगे देखते हैं हम लोग, एंड द लाइंस रेडिएटिंग आउट ऑफ द टू पोल्स आर कॉल्ड। और ये जो लाइंस रेडिएट हो रहा है दोनों पोल से, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लैटिट्यूड, सॉरी लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड। और जो सर्कुलर लाइन है उसको क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड बोलते हैं, राइट। व्हाट डू, अब यहाँ पे किस स्फीयर में ज़्यादा वाटर है, तो ऑब्वियसली जो है यहाँ पे हमारा सॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा वाटर है, ये क्लियरली विजिबल, ज़्यादा ब्लू ब्लू है, सॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा। अब द नेक्स्ट क्वेश्चन इज what do you think could be approximate proportion of water of land in northern hemisphere and in southern hemisphere। बोल रहा है किस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कितना प्रोपोर्शन होगा वाटर का और साउदर्न हेमिस्फीयर,
तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में कितना वाटर होगा, साउदर्न हेमिस्फेयर में कितना होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इट इज़ अराउंड, ये जो है हमारा 20% साउदर्न में, आप बोल सकते हैं 20% क्या है, लैंड है, ठीक है। आप अप्रोक्सीमेटली आप बता सकते हैं यहाँ पे 80% क्या है, वाटर है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे अराउंड 60% वाटर आपको दिख रहा है, और यहाँ पे 40% आप लैंड बोल सकते हो, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हो इतना, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर ऑल दी ओशन आर कनेक्टेड विद वन अनदर, आर देयर सेपरेशन बिटवीन देम। ये ऑब्वियस है कि सारे जो ओशन है वो एक दूसरे से ना कहीं कनेक्ट है, ठीक है। वो एक ह्यूमन, हम लोग एक इमेजिनरी लाइन बनाते हैं और उसको हम लोग सेपरेट करते हैं, बट कहीं ना कहीं सारे ओशन खुद में खुद कनेक्ट। ये आप देखो, ये वर्ल्ड का जो मैप है इसमें सारे ओशंस है, अटलांटिक ओशन, आर्टिक ओशन, ये इंडियन ओशन, ये तो हम लोग इमेजिनरी एक लाइन ड्रॉ कर दे, बट आप देख सकते हो कि सारे ओशन कहीं ना कहीं, देखिए इंडियन ओशन साउदर्न ओशन से कनेक्टेड है, ये अटलांटिक ओशन से कनेक्टेड, ये आर्टिक ओशन से कनेक्टेड है, तो कहीं ना कहीं सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, राइट। अब यहाँ एनसीईआरटी में कुछ फिगर दे रही है, ये कोरल लीफ है, ठीक है। ये कोरल लीफ देखने में काइंड का प्लांट दिखता है, बट ये प्लांट नहीं, ये एक एनिमल है जो कि इकोसिस्टम क्रिएट करता है। ये एक टिनी एनिमल से बना हुआ, इस एनिमल को क्या बोलते हैं हम लोग, कोरल पॉलिप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोरल पॉलिप्स बोलते हैं, राइट। और ये जो है एक कैल्शियम कार्बोनेट सेक्रेट करता है एंजाइम, उसी से क्या, ये हार्ड स्केलेटन जो आपको बना हुआ दिख रहा है वो कैल्शियम कार्बोनेट का ही बना हुआ है, ठीक। और ये आपका एक स्टार फिश है जो कि सी एनेमोन पे है। और यहाँ पे आप नीचे देखेंगे तो ये शार्क है, ये डॉल्फिन्स है, कुछ फिगर्स हो गया, ये एक स्पर्म वेल है जो कि मदर बेबी दोनों साथ में है। और यहाँ पे बोनायर सी टर्टल है, एक बोनायर एक जगह का नाम है जहाँ पे सी टर्टल पाए जाते हैं, इसलिए इसको बोनायर सी टर्टल बोलते हैं। और यहाँ पे एल्गे जो ग्रीन कलर का होता है, जो हम लोग काई देखते हैं, उसी को हम लोग अलगे ही बोलते हैं, जो कि हम पैर रखते स्लिप कर जाते काइंड ऑफ, तो उसी को अलगे बोलते हैं, ठीक है। द ओशन टुगेदर होल्ड्स मोस्ट ऑफ द वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ प्लेनेट। जो प्लेनेट का मोस्ट ऑफ द वाटर है कौन होल्ड करता है, ओशन करता है। बट दिस सी वाटर इज सॉल्टी एंड अनफिट फॉर कंजप्शन बाय मोस्ट ऑफ द लैंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। बट जो ये सी वाटर है वो सॉल्टी है, और ये ज़्यादातर जो लैंड एनिमल्स है इसको कंज्यूम कर ही नहीं सकते, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो या फिर एनिमल्स हो मोस्ट ऑफ द। ऑन द अदर हैंड फ्रेश वाटर मेक्स अप अ वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ प्लैनेट्स वाटर रिसोर्स। जो प्लैनेट का वाटर रिसोर्सेज है, अगर पूछे फ्रेश वाटर उसमें कितना है, तो बहुत ही एक छोटा सा प्रोपोर्शन है उसका, जो कि कहाँ पाया जाता है, ग्लेशियर में हो गया, आपका रिवर्स में हो गया, लेक्स में हो गया, और इसमें अंडरग्राउंड वाटर भी होते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत कम प्रोपोर्शन में होते हैं। अब यहाँ पे थिंक अबाउट इट में दो क्वेश्चन हैं जिनको हमको करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ देयर इज सच एबंडेंस ऑफ वाटर ऑन द प्लेनेट, व्हाई देयर इज सो मच टॉक ऑफ वाटर स्कार्सिटी और वाटर क्राइसिस। ये क्वेश्चन तो हम सबके दिमाग में आता है कि इतना सारा वाटर है तो फिर हम लोग को वाटर क्राइसिस क्यों होता है, इतना पानी बचाओ ये सब कैंपेन क्यों चलता है। तो इसका काफ़ी सारे रीजन है। पहला तो ये है कि जो मोस्ट ऑफ द अर्थ का जो वाटर है वो ड्रिंकेबल नहीं, हम लोग ने देखा कि जो मोस्ट ऑफ द वाटर है वो सॉल्टी है, जिसको हम लोग ड्रिंक नहीं कर सकते। 97% जो है वो हमारा सॉल्ट वाटर है, और जो 3% है वही हमारा फ्रेश वाटर, जो कि कहाँ है, ग्लेशियर में है, आइस केप्स में है। और इसमें से जो डीप अंडरग्राउंड वाटर है जहाँ हम लोग एक्सेस करना इजी नहीं होता है, वो बहुत ही कम है, ठीक है। और सेकेंड रीज़न हम देख सकते हैं कि वाटर जो है अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। वाटर क्या है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि कुछ रीजन में वाटर ज़्यादा होते हैं, कुछ रीजन में वाटर कम होते हैं। कहीं रेनफॉल ज़्यादा हुआ तो वहाँ पे अबेंडेंट ऑफ वाटर होता है। और क्लाइमेट चेंज जो भी हो रहा है उससे क्या होता है, जो वेट एरिया है और वेटर होते जा रहा है, और जो ड्राई एरिया है और ड्राइड होते जा रहा है। और थर्ड रीज़न हम लोग देख सकते हैं कि वाटर हो सकता है पर ज़रूरी नहीं है यूजेबल हो। रीज़न क्या हो सकता है उसका, पॉल्यूशन के कारण जो है वाटर हम सब जगह का यूज़ नहीं कर सकते हैं, राइट। अब सेकेंड क्वेश्चन है, what ways of saving water are you aware of, which ones have you seen practiced at home, at your school and in your village, town or city। तो कौन कौन सा तरीका है वाटर सेव करने का। तो देयर आर सो मेनी वेज जिससे हम लोग वाटर सेव कर सकते हैं। पहला तो ये कि हम ना टैप जो होता है जो हम लोग ऐसे ही चालू कर देते हैं जब ब्रश करते हैं, उसको टर्न ऑफ करके, लीकेज को फिक्स करके, ये सब तरीका है, हम उसको फिक्स कर सकते हैं। हम लोग शावर की जगह पे बकेट यूज़ कर सकते हैं, रेन वाटर कलेक्ट कर सकते हैं। ये सब कुछ तरीका है जिससे हम लोग वाटर को सेव कर सकते हैं। विलेज और टाउन में यहाँ पे बोल रहा है कि हम लोग वाटर को कैसे सेव कर सकते हैं। तो टाउन, विलेज, सिटी में हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, पब्लिक को अवेयर कर सकते हैं कैंपेन करके कि वाटर कंजर्व करो आप,
ठीक है। और एक वाटर सप्लाई का हम एक शेड्यूल बना सकते हैं कि वाटर को कैसे हम सप्लाई करेंगे एक शेड्यूल में, ताकि जो है वाटर वेस्टेज ना हो, राइट। अब यहाँ पे न्यू टॉपिक है, दैट इज ओशियन, राइट। ऑन द वर्ल्ड मैप इन फिगर 2.3 ऑन द पेज 32 वी कैन ऑब्जर्व 5 ओशन, द पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्टिक ओशन और साउदर्न और अंटार्कटिक ओशियन। तो ये रहा आपका फिगर 2.3, अ वर्ल्ड मैप शोइंग 5 ओशन, देयर कन्वेंशनल बाउंड्रीज एंड देयर कॉन्टिनेंट्स। यहाँ पे 5 ओशन है, आप लोग देख लो। वन इज पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, ये साउदर्न ओशियन है, ये इंडियन ओशियन रहा और ये आर्टिक ओशियन रहा, राइट। तो ये फिगर 2.3 में आप लोग अपने बुक्स में देख सकते हैं। Although we have listed 5 ocean, it is clear from the map that they are not really separate. मैप में हम लोग ने देखा कि 5 ओशन है, बट वो क्या रियली में सेपरेट है? नहीं, वो लोग सेपरेट नहीं, कहीं ना कहीं से सब मिक्सअप है। द लाइन दैट डिवाइड्स देम ऑन द मैप आर नो मोर देन कन्वेंशन। जो लाइन डिवाइड करते हैं मैप में वो एक कन्वेक्शन है, ठीक है। एंड द नेचुरल वर्ल्ड डजंट फॉलो सच बाउंड्रीज, और नेचुरल वर्ल्ड में ऐसा कोई बाउंड्रीज है ही नहीं, क्योंकि सारे ओशन एक दूसरे से मिले हुए हैं। वो हम लोगों ने अपने कन्वेंशन के अकॉर्डिंग उनको क्या है, सेपरेट कर दिया है। Sea water, for example, constantly flows across different ocean, sustaining a rich diversity of marine life. जो सी वाटर है वो एक दूसरे में कंस्टेंटली फ्लो होते रहते हैं डिफरेंट ओशन के, और एक रिच डाइवर्सिटी जो है उसको सस्टेन करते हैं वो। Many plants and animal species can be find across different ocean, multiple ocean। बहुत सारे plants होंगे, animal species है जो इतने सारे multiple ocean है उसमें पाए जाएंगे, variety of में। The marine flora includes tiny plants called algae and all the kind of seaweeds। अब ये जो algae और जो seaweeds है ये क्या है, एक marine flora है, ठीक है। And the marine fauna consists of thousands of species of colorful fish, dolphins, whales, countless mysterious deep sea creature। अब मरीन फोना किसको बोलते हैं? जितने भी कलरफुल फिश हो गए, डॉल्फिन्स, वेल्स, काउंटलेस मिस्टीरियस, जितने भी डीप सी क्रिएचर्स है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लोरा बोलते हैं, ठीक है। ईच पार्ट ऑफ द ओशन फ्रॉम द सनलिट सरफेस टू द डार्क डिप्थ हैज इट्स ओन डाइवर्स फॉर्म लाइफ फॉर्म्स। ओशन के जो भी पार्ट है, जो ऊपर में जैसे सनलिट सरफेस हो गया जहाँ पे सन का लाइट आ रहा है, और जो जो नीचे डार्क डिप्थ में जितने सरफेस है सब में एक डाइवर्स फॉर्म ऑफ क्या है, वैरायटी ऑफ क्या है, फ्लोरा और फोना आपको देखने के लिए मिल जाएगा, राइट। अब यहाँ पे पैसिफिक ओशन है। अब ये दिया है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है कि नहीं, साउदर्न हेमिस्फीयर में है। कौन सा ओशन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, साउदर्न हेमिस्फीयर दोनों में है या फिर किसी एक में है, तो हम लोग को देखना है। तो फर्स्ट वी विल सी पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन आप देखो तो पैसिफिक ओशन यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी है, साउदर्न हेमिस्फीयर में भी है, राइट। और अटलांटिक ओशन भी आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर देखो यहाँ पे एक्सटेंडेड है, दोनों में है। इंडियन ओशन भी मोस्ट ऑफ द साउदर्न हेमिस्फीयर में है, और यहाँ पे देखो आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी है। और यहाँ पे जो है आर्टिक ओशन हम बोलेंगे कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही बस है, और साउदर्न ओशन या फिर जिसको हम लोग अंटार्कटिका ओशन बोलते हैं वो बस साउदर्न पार्ट में है, राइट। तो यहाँ पे आपको बस मार्क करना है कि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी है, साउदर्न हेमिस्फीयर में भी है, ऐसे ऐसे करके आपको मार्क कर देना है। साउदर्न हेमिस्फीयर आपका बस साउदर्न में है, आर्टिक ओशन आपका नॉर्दर्न में है, साउदर्न में नहीं है, ठीक है। इट इज विजिबल ऑन द मैप दैट द पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल। आप मैप में देखोगे पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा है। सी पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल, जितने भी ओशन है उसके कंपेरेटिवली पैसिफिक ओशन बड़ा है, ये आपको क्लियरली विजिबल होगा वर्ल्ड मैप में, राइट। फॉलोड बाय अटलांटिक ओशन, द इंडियन ओशन इज द थर्ड लार्जेस्ट, और उसके बाद अटलांटिक ओशन आपका आता है, और इंडियन ओशन जो है वो थर्ड लार्जेस्ट ओशन है, वाइल द साउदर्न ओशन जो है फोर्थ है, और जो सबसे स्मॉलेस्ट है वो आर्टिक ओशन है। तो आप ये याद रख सकते हो, जो सबसे स्मॉलेस्ट है वो आर्टिक है, और सबसे जो लार्जेस्ट है वो कौन सा है, पैसिफिक ओशन है, ठीक है। यहाँ पे डोंट मिस आउट में दिया हुआ है दो चीज हम लोग को देखना है नोट में। एज द मैप ऑफ द ओशन मेक्स क्लियर, द मेन लिमिट्स ऑफ द इंडियन ओशन आर एशिया टू द नॉर्थ। जो इंडियन ओशन है मैप में देखेंगे तो उसके नॉर्थ में क्या है, एशिया है, और वेस्ट में क्या है, अफ्रीका है, और ऑस्ट्रेलिया उसके ईस्ट में है, ठीक है। और अपार्ट फ्रॉम द साउदर्न ओशन इन द साउथ, और साउथ में उसके क्या है, साउदर्न ओशन है, ठीक है। ऑन द ईदर साइड ऑफ इंडिया वी फाइंड टू पार्ट्स ऑफ द इंडियन ओशन, अरेबियन सी और टू द वेस्ट, और बे ऑफ बंगाल टू द ईस्ट, ठीक है। ये रहा आपका नीचे इंडिया के नीचे इंडियन ओशन। अगर इंडियन ओशन में देखेंगे तो दो सी है, एक अरेबियन सी है जो आपका कहाँ है, वेस्ट में है, और बे ऑफ बंगाल जो है आपका ये ईस्ट में है, ठीक है।
अगर इस फिगर में आप देखेंगे तो दो मेजर आइलैंड है, एक लक्षद्वीप है, एक अंडमान निकोबार है। ध्यान से देखिएगा, ये जो लक्षद्वीप है ये आपका कौन से साइड में है, वेस्ट में है, और अंडमान निकोबार आपका ईस्ट में है। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा टॉपिक है ओशन एंड डिजास्टर, राइट। रिटर्निंग टू द पिक्चर ऑफ अर्थ एट द स्टार्ट ऑफ दिस चैप्टर यू मे हैव नोटिस्ड वाइल द शेप अक्रॉस द ग्लोब। जो फर्स्ट जो पेज है इस चैप्टर का उसको हम लोग देखेंगे। ये जो चैप्टर के फर्स्ट पेज में है इसको आप देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे व्हाइट व्हाइट क्या है, ये व्हाइट व्हाइट क्लाउड है। इसको हम लोग आगे भी पढ़ना है हम लोग को, ये क्या रोल प्ले करता है। ठीक है, तो अभी हम लोग ने उस इमेज को देखा है। दे आर लार्ज मासेस ऑफ क्लाउड। वो व्हाइट व्हाइट क्या था, वो एक लार्ज मासेस ऑफ क्लाउड है। सच क्लाउड्स ब्रिंग रेन टू द कॉन्टिनेंट। और वही क्लाउड जो है कॉन्टिनेंट में क्या बारिश लाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मानसून रेन्स वी इन इंडिया एक्सपेक्ट एवरी समर ऑरिजिनेट इन द ओशन। हम लोग एवरी समर में क्या एक्सपीरियंस करते हैं, मानसून रेन एक्सपीरियंस करते हैं, जो कि कहाँ ऑरिजिनेट होता है, ओशन में ऑरिजिनेट होता है। और विदाउट सच रेन आवर एग्रीकल्चर एंड लाइफ फॉर्म्स विल सफर। आप कभी इमेजिन कर सकते हैं कि अगर बारिश नहीं होगा तो एग्रीकल्चर क्या होगा, सारा चीज़ सफ़र करेगा, जितने भी लाइफ फॉर्म्स है एग्रीकल्चर सब सफ़र करेंगे विदाउट मानसून रेन। ठीक है, बट जो ओशन होता है, जरूर ऐसा नहीं है कि बस मानसून रेन ही देता है। ओशन में हमको उस रेंज के साथ साथ हम लोग को क्या मिलता है, स्टॉर्म्स भी मिलता है। एक वायलेंट इवेंट विथ एक्सट्रीम रेनफॉल और स्ट्रॉन्ग विंड्स। स्टॉर्म क्या होता है, एक बहुत रेनफॉल एक एक्सट्रीम वे में होना और बहुत तेजी हवा जो एक स्ट्रॉन्ग विंड्स देता है, वो एक स्टॉर्म का रूप बाद में लेता है, जिसको हम लोग साइक्लोन बोलते हैं। एक साइक्लोन क्या है, अ फॉर्म ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड्स है, जिसमें एक एक्सट्रीम रेनफॉल आता है और जिसकी वजह से क्या होता है, जो कोस्टल रीजन्स होते हैं, जितने भी दुनिया में कोस्टल, जो वहाँ पे वाइड स्प्रेड डैमेज देखने को मिलता है साइक्लोन की वजह से। ठीक है, और सुनामी भी एक दूसरा नेचुरल डिजास्टर होता है दैट ऑरिजिनेट इन द ओशन। सुनामी भी कहाँ ऑरिजिनेट होता है, ओशन में होता है। It is a huge and powerful wave generally caused by a strong earthquake or volcanic eruption at the bottom of the ocean. अब सुनामी कैसे होता है, इसका कॉज क्या है, जब भी स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक, जब भी स्ट्रॉन्ग भूकंप आता है या फिर वॉल्केनिक इरप्शन होता है सी के ओशन के बॉटम में, उससे क्या होता है, सुनामी होता है। ठीक है, सुनामी कैन ट्रेवल थाउजेंड ऑफ किलोमीटर एंड सबमर्ज कोस्टल एरियाज कॉजिंग वाइड स्प्रेड डैमेज। सुनामी जो है थाउजेंड ऑफ किलोमीटर ट्रैवल करके जितने भी कोस्टल रीजन है सबको डैमेज कर सकता है। ऑब्वियस है, जो अंदर की रीजन है उसको सुनामी जल्दी हार्म नहीं करेगा, क्योंकि ये कोस्टल रीजन के पास जल्दी से ये पहुंच के इसको हार्म कर सकता है, ये इसके नियर बाय में होता है, इसलिए कोस्टल रीजन को काफी वाइड स्प्रेड डैमेज देखने को मिल जाता है। ठीक है, डोंट मिस आउट ऑन 26 दिसंबर 2004 इंडिया एंड अनदर 13 कंट्रीज around the Indian Ocean were struck by a powerful tsunami caused by an earthquake in Indonesia. इंडोनेशिया में जो अर्थक्वेक आया था उसके वजह से इंडियन ओशन में एक सुनामी आया, जिससे इंडिया और इस इंडियन ओशन के जो 13 कंट्रीज अगल बगल अराउंड में वो सारे काफ़ी इफेक्ट हुए थे। मोर देन 2 लाख पीपल लॉस्ट देयर लाइफ। 2 लाख से भी ज़्यादा लोग जो है अपने की जान चली गई। इन इंडिया द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड and the coast of Tamil Nadu and Kerala were severely affected and suffered much damage and loss of life. इंडिया के जो अंडमान निकोबार आइलैंड है और तमिलनाडु और केरला के कोस्ट है, वहाँ पे ज़्यादा डैमेज देखा गया है और लॉस ऑफ लाइफ प्रॉपर्टी ज़्यादा देखा गया उस सुनामी में। सच सुनामीज आर रेयर बट वेरी डिस्ट्रक्टिव। ऐसे सुनामी काफ़ी रेयर होते हैं, बट जब भी आते हैं बहुत डिस्ट्रक्शन कॉज करते हैं। लकली दे कैन ऑफ्टन बी डिटेक्टेड बिफोर दे हिट द कोस्ट। बट लकली अभी के टाइम में वो पहले ही डिटेक्ट कर लिए जाते हैं जब वो कोस्ट को हिट करने वाले होते हैं, ताकि जो इंडियन गवर्नमेंट है या फिर जो कंट्री गवर्नमेंट है वहाँ पे पहले ही प्रिकॉशन ले सकें। मेनी कंट्रीज कोलैबोरेशन इन सच अर्ली वार्निंग सिस्टम देयर इज इन पार्टिकुलरली इन एन इंडियन ओशन सुनामी वार्निंग सिस्टम टू विच मेनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया कंट्रीब्यूट। बहुत सारे जो कंट्री एक साथ आते हैं और कोलैबोरेट करते हैं और अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाते हैं। जैसे पार्टिकुलरली इंडिया में जो है इंडियन ओशन सुनामी वार्निंग सिस्टम है, जिसमें बहुत सारे कंट्री कंट्रीब्यूट करते हैं, उसमें से एक इंडिया भी है। और ये किस चीज़ में हेल्प करते हैं, पहले ही मेजर करने में कि सुनामी आने वाला है कितने स्पीड में, ये सब। और ये जो है इससे क्या होता है, जो लाइफ और प्रॉपर्टी है ये काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट कर लिए जाते हैं, राइट। इवेंट दैट लीड टू लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी आर हैंडल अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट। और जितने भी इस इवेंट से जो लॉस होते हैं लाइफ और प्रॉपर्टी का, ये डिजास्टर मैनेजमेंट कंट्रोल करता है। इंडिया के पास इसका खुद का डिजास्टर मैनेजमेंट है। इंडिया हैज़ इट्स ओन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी
टू डील विथ ऑल काइंड ऑफ डिजास्टर। इंडिया का जो खुद का नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है जो कि सभी तरह के डिजास्टर को से डील करता है। कॉन्टिनेंट्स आर विजिबल ऑन द मैप ऑफ ओशियंस। The answer is not so simple as they can be counted in several ways depending on our choice. We may list any number of continents between 4 and 7. जो हम लोग वर्ल्ड मैप देखेंगे उसमें जो कॉन्टिनेंट दिया हुआ है उसको हम लोग 4 और 7 के बीच में काउंट कर सकते हैं। ये डिपेंड करते हैं हमारे थिंकिंग पे कि हम उसको कैसे काउंट करते हैं। North America and South America are generally considered to be two continents, but if seen as a single landmass, they can be considered as one. ये जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जनरली दो कॉन्टिनेंट में कंसिडर किया जाता है, बट अगर हम इसे देखा है तो इसे एक सिंगल लैंड मास से भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका कहीं ना कहीं ज्वाइंट है, तो इसको हम एक सिंगल लैंड मास भी कंसिडर कर सकते हैं, बट जनरली इसको दो अलग अलग कॉन्टिनेंट देखा जाता है। Europe and Asia are generally considered as two continents, although the map makes it clear that they form a single landmass. यूरोप और एशिया जो है जनरली इसको दो कॉन्टिनेंट कंसिडर किया जाता है, बट इस मैप में आप देखोगे तो ये क्लियरली विजिबल है कि ये एक सिंगल कॉन्टिनेंट है। For historical and cultural reason, Europe evolution has been very different from Asia, which is why they can be considered as two continents. इसको दो क्यों कंसिडर करते हैं, क्योंकि अगर यूरोप और एशिया का देखेंगे तो वहाँ का जो हिस्टोरिकली और कल्चरली जो इवोल्यूशन है वो डिफरेंट है, इसलिए इस दोनों को यूरोप और एशिया को दो डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स हम लोग कंसिडर करते हैं। जियोलॉजिस्ट however often regard them as a single continent called यूरेशिया। जियोलॉजिस्ट जो है ज़्यादातर जो है however मतलब ये कंसिडर करते हैं कि ये सिंगल कॉन्टिनेंट है, जिसको यूरोप प्लस एशिया यूरेशिया भी कंसिडर किया जाता है। अफ्रीका एंड यूरेशिया आर जनरली रिगार्डेड एज टू कॉन्टिनेंट्स बट समटाइम एज वन। अफ्रीका और यूरेशिया जनरली जो है दो कॉन्टिनेंट कंसिडर करते हैं, बट कभी कभी अफ्रीका और यूरेशिया को हम लोग एक सिंगल कॉन्टिनेंट भी कंसिडर कर लेते हैं। तो हम लोग ने पढ़ा कि कैसे हम कॉन्टिनेंट को 4 कंसिडर कर सकते हैं, 5, 6 और 7 कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे 4 कब कंसिडर करेंगे, जब हम अफ्रीका और यूरेशिया को साथ ले लेंगे। वैसे तो अफ्रीका प्लस यूरोप प्लस एशिया, और अमेरिका में आपका नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों आ गया, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया तो इंडिविजुअल है ही। उस तरह से 5 कॉन्टिनेंट्स कैसे कंसिडर करेंगे, अफ्रीका, अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरेशिया। और 6 कॉन्टिनेंट्स इसको हम लोग मैप में देखेंगे तो हम लोग को ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। 4 कॉन्टिनेंट्स हम लोग कैसे कंसिडर करना है, जब हम लोग नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को एक कंसिडर करेंगे, यूरेशिया और अफ्रीका को हम लोग एक कंसिडर करेंगे, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, ऐसे हम लोग 4 कॉन्टिनेंट्स को डिनोट कर 4 कॉन्टिनेंट्स ऐसे होता है। 5 कॉन्टिनेंट्स कैसे होगा, एक तो हम अफ्रीका को लेंगे, अमेरिका को पूरे कलेक्टिवली नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को एक कंसिडर करेंगे, एक यूरेशिया हो गया, एक ऑस्ट्रेलिया और एक अंटार्कटिका, ऐसे जो है हमारे 5 कॉन्टिनेंट हो गए। ठीक है, अब 6 कॉन्टिनेंट हम लोग कैसे कंसिडर करेंगे, एक अफ्रीका हो गया, एक अंटार्कटिका हो गया, एक ऑस्ट्रेलिया हो गया और यूरेशिया, और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अफ्रीका को हम लोग अलग अलग कंसिडर करेंगे। तो ऐसे में जो है हमारा कितने हो गए, 6 कॉन्टिनेंट हो गए। अब 7 कॉन्टिनेंट्स कैसे करेंगे, जब हम सबको अलग अलग कर देंगे, नॉर्थ अमेरिका को अलग कंसिडर करेंगे, साउथ अमेरिका एज अ कॉन्टिनेंट अलग कंसिडर करेंगे, अंटार्कटिका को अलग करेंगे, ऑस्ट्रेलिया अलग करेंगे, अफ्रीका और इधर यूरोप और एशिया को भी अलग करेंगे, तब यहाँ पे हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हो जाएंगे। राइट, यू मे हैव सीन द 5 ओलंपिक रिंग्स, वन ऑफ द सिंबल ऑफ द ओलंपिक गेम। ये हम ओलंपिक गेम्स में देखते हैं, जो कि ओलंपिक गेम के वन ऑफ द सिंबल में है। दिस दे सिम्बलाइज द गैदरिंग ऑफ स्पोर्ट्स पीपल फ्रॉम द ऑल ओवर द वर्ल्ड। और जितने भी स्पोर्ट्स पीपल जो वहाँ पे गैदर होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, उसको ये 5 रिंग रिप्रेजेंट करते हैं। और 5 रिंग में कहाँ के इनहेबिटेड कॉन्टिनेंट्स है, अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। इसमें अंटार्कटिका को कंसिडर नहीं किया गया है, क्योंकि अंटार्कटिका में इनहेबिटेड कॉन्टिनेंट को कंसिडर नहीं किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे नेटिव लोग नहीं रहते हैं। अंटार्कटिका में ज़्यादातर रिसर्च स्टेशन के लिए है, वहाँ पे उसको अनइनहेबिटेड ही कंसिडर किया जाता है, इसलिए हम लोग इसको 5 कंसिडर करते हैं। इसमें 5 कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं।
यहाँ पे कुछ फिगर टाइप का दिया हुआ है, इसको अभी हमको एक्सप्लोर करना है। लेट्स एक्सप्लोर में कुछ क्वेश्चन है, उसको हम लोग को देखना है। काउंटिंग द नंबर ऑफ स्क्वायर, नेम द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एंड द स्मॉलेस्ट। आपको इसको काउंट करना है इस स्क्वायर को, और करना है कि सबसे बड़ा कौन सा कॉन्टिनेंट, सबसे छोटा कौन सा है। तो ये तो बिना काउंट किए ही हम लोग बता सकते हैं कि सबसे बड़ा हमारा एशिया है और सबसे छोटा हमारा ऑस्ट्रेलिया है, राइट। ये तो बिना काउंट करके फिगर देख के ही हम कर सकते हैं, बट आगे हम लोग को काउंट करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज लार्जर, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। तो अब हम लोग को पूछा है कि नॉर्थ अमेरिका बड़ा कॉन्टिनेंट है या साउथ अमेरिका। अगर हम इसको काउंट करेंगे तो ये टोटल बॉक्स जो है वो 21 है और इसमें 18 है। तो ऑब्वियसली नॉर्थ अमेरिका जो है बड़ा कॉन्टिनेंट है इन कंपेरेटिव टू साउथ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल सी, recolor the diagram by having a single color for Europe and Asia, rename the result Eurasia and compare the size with South Africa। अब हम लोग को यूरोप प्लस एशिया को एक सिंगल कॉन्टिनेंट कंसिडर करना है, दैट इज यूरेशिया, और इसको साउथ अमेरिका से कंपेयर करना है। तो ऑब्वियसली ये काफ़ी छोटा है इससे, तो ये यूरेशिया जो है काफ़ी बड़ा है साउथ अमेरिका से। You may have noticed that the continents do not include all landmass. Some smaller piece of land are left out. हम लोग ने देखा है कि जो फिगर है उसमें जितने भी कॉन्टिनेंट हैं, जितने भी लैंड मास है, सबको हम लोग कॉन्टिनेंट कंसिडर नहीं किए हैं। कुछ वहाँ पे स्मॉलर लैंड मास भी है जो कि वाटर से सराउंडेड है, लेकिन हम उसको आइलैंड बोलते हैं। ये जो वर्ल्ड मैप दिया हुआ है इसमें जितने भी बड़े बड़े लैंडमास है इसको हम लोग कॉन्टिनेंट बोलते हैं, बट ये कॉन्टिनेंट हम लोगों ने मेंशन नहीं किया। क्यों नहीं किया? ये भी एक तरह का लैंडमास ही है, बट इसको हम लोग कॉन्टिनेंट नहीं बोलते हैं, इसको हम लोग आइलैंड बोलते हैं। ऐसा क्यों? जबकि कॉन्टिनेंट भी वाटर से सराउंडेड रहता है तीनों साइड से, और ये भी सराउंडेड है लैंड मास, बट इसको हम लोग आइलैंड बोलते हैं क्योंकि ये कंपेरेटिवली छोटा साइज में है। किसके? कॉन्टिनेंट के कंपेरेटिवली ये आइलैंड जो है वो छोटे साइज में है। इवन ये जो ग्रीनलैंड है ये सबसे लार्जेस्ट आइलैंड है। ये स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट हमारा जो ऑस्ट्रेलिया है ये इससे 3.5 टाइम्स स्मॉलर है। जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट जो आइलैंड है वो सबसे जो छोटा हमारा कॉन्टिनेंट है उससे भी ये छोटा है, 3.5 टाइम्स छोटा है। इसलिए इसको हम आइलैंड बोलेंगे क्योंकि इसका जो साइज है कंपेरेटिवली छोटा है कॉन्टिनेंट के, राइट। कॉन्टिनेंट्स आर ऑल्सो सराउंडेड बाई वाटर बट बिकॉज दे आर सो लार्ज दे आर नॉट कंसिडर्ड आइलैंड। जो कॉन्टिनेंट होते हैं उसको हम लोग आइलैंड क्यों नहीं कंसिडर करते हैं? क्योंकि उन लोग का जो साइज है काफ़ी बड़ा होता है। देयर आर लैक्स ऑफ आइलैंड ऑन द प्लेनेट ऑफ वेरी डिफरेंट साइजेज। हमारे जो प्लेनेट है उसमें लैक्स में आइलैंड है और सबका साइज जो है डिफरेंट डिफरेंट होता है। डोंट मिस आउट, ग्रीनलैंड इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड। जो अभी हम लोग ने मैप में देखा था, जो ग्रीनलैंड है वो सबसे लार्जेस्ट आइलैंड है। यू वुड हैव टू ऐड द एरियाज ऑफ 10 लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू रीच द साइज। हम लोग जो इंडिया के 10 लार्जेस्ट जो स्टेट है उसको अगर हम सम अप करेंगे तो वो ग्रीनलैंड की साइज को मैच करेगा। India has more than 1300 small islands. Those small islands, two major groups, Andaman and Nicobar Island in the Bay of Bengal and Lakshadweep Island in the Arabian Sea. इंडिया के पास 1300 से भी ज़्यादा छोटे आइलैंड है जिसमें दो मेजर आइलैंड है, अंडमान निकोबार आइलैंड दैट इज इन बे ऑफ बंगाल एंड लक्षद्वीप आइलैंड। ये है इंडिया का मैप। यहाँ पे दो मेजर आइलैंड है, अंडमान निकोबार आइलैंड जो कि हमारा बे ऑफ बंगाल में लाई करता है और लक्षद्वीप आइलैंड जो हमारा अरेबियन सी में लाई करता है। Since 1981, the Indian Antarctica program has been exploring Antarctica, a continent with a very cold climate and harsh environment. 1981 से ही जो इंडियन अंटार्कटिका प्रोग्राम है वो अंटार्कटिका को एक्सप्लोर कर रहा है, जहाँ पे अंटार्कटिका में मोस्टली आइस है। एक ऐसा कॉन्टिनेंट जहाँ का क्लाइमेट काफ़ी कोल्ड है और इन्वायरमेंट काफ़ी हार्श है। In 1983, India established its first scientific base station. 1983 में इंडिया अपना फर्स्ट साइंटिफिक बेस स्टेशन इस्टेब्लिश करा जिसका नाम क्या है? दक्षिण गंगोत्री। और फिर बाद में दो और भी बेस स्टेशन वहाँ पे बनाए गए। About 40 teams of Indian scientists have conducted research in this faraway region. इंडिया के जो 40 इंडियन साइंटिस्ट के 40 टीम बना और कहाँ पे रिसर्च करने के लिए? इस फार अवे, इस लोकेटेड रीजन जो है अंटार्कटिका पे, वहाँ पे स्पेशली वहाँ पे वो लोग क्या कंडक्ट करते हैं, वहाँ पे क्या रिसर्च करते हैं कि वहाँ का जो क्लाइमेट है और इन्वायरमेंट है वो कैसे टाइम टू टाइम इवॉल्व करता है। द सेटलमेंट वेयर द साइंटिस्ट लिव हैज़ अ लाइब्रेरी एंड इवन अ पोस्ट ऑफिस। जहाँ पे साइंटिस्ट का जो सेटलमेंट है, जहाँ पे वो रिसर्च करते हैं, वहाँ पे उनका लाइब्रेरी भी है, पोस्ट ऑफिस भी है। अब हम लोग पढ़ेंगे ओशियन एंड लाइफ।
Ocean and continents are vital parts of the environment and affect most aspect of our life. ओशियन और कॉन्टिनेंट जो है हमारे इन्वायरमेंट का एक वाइटल पार्ट, एक इंपॉर्टेंट और नेसेसरी पार्ट है, जो कि मोस्ट ऑफ द जो लाइफ है उसको अफेक्ट करता है। बहुत बार तो ऐसा होता है कि हम नोटिस भी नहीं करते कि कैसे ओशियन और कॉन्टिनेंट हमारे लाइफ को अफेक्ट कर रहा है। We have mentioned that the ocean send rain to the continents. This is the part of the earth water cycle विच यू विल फर्दर स्टडी इन साइंस। ओशियन क्या करता है, ओशियन जो है वाटर सेंड करता है, जिससे ओशन से वाटर ऊपर जाता है और फिर क्या बनाता है, क्लाउड बनाता है। वाटर जो है कंडेंस होते हैं और फिर क्या बनते हैं, क्लाउड बनते हैं, और फिर वही क्लाउड एज अ रेन जो है नीचे आता है कॉन्टिनेंट पे, ठीक है, जिसको साइकिल को हम क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल बढ़ता है। फिर वो कॉन्टिनेंट से जाता है ऊपर, फिर वहां से वाटर एज अ रेन नीचे आता है, जिसको हम लोग वाटर साइकिल बढ़ते हैं, जो आप लोग साइंस में पढ़ोगे। इंस्टेंस देयर वुड बी नो रेनफॉल, द अर्थ वुड बी अ डिजर्ट। अगर आप ऐसा एग्जाम्पल ऐसा सोचो, अगर रेनफॉल होगा ही नहीं अर्थ पे तो अर्थ क्या होगा, अर्थ एक कम्प्लीटली डिजर्ट बन जाएगा। अगर रेनफॉल होंगे ही नहीं तो खेती कैसे होगा, वहाँ पे प्लांटेशन कैसे होगा, वाटर ही नहीं मिलेगा उनको एक अच्छे प्रोपोर्शन में, तो क्या हो जाएगा, जितना पूरे अर्थ जो है एक डिजर्ट फॉर्म में आ जाएगा। मोरेवर मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड बाय द ओशियन, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड प्लैनेट्स लंग्स। जो हाफ से भी ज्यादा जो वर्ल्ड्स का ऑक्सीजन है कहाँ से प्रोड्यूस होता है, ओशन फ्लोरा प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए ओशन फ्लोरा को जो है हम लोग प्लैनेट्स लंग्स भी कहते हैं, राइट। द ओशियन देयरफॉर प्ले ए क्रूशियल रोल इन रेगुलेटिंग द क्लाइमेट एंड सस्टेनिंग द लाइफ ऑन अर्थ। इसीलिए जो ओशियन है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, किस चीज में, क्लाइमेट को रेगुलेट करने में और अर्थ पे जो है एक लाइफ सस्टेन करने में। ओशियन हैव डीपली इम्पैक्टेड ह्यूमैनिटी इन मेनी अदर वेज। ओशियन जो है ह्यूमैनिटी को काफ़ी वेज में इम्पैक्ट किया है। फ्रॉम अर्ली टाइम्स पीपल हैव यूज्ड ओशियन एंड सीज टू माइग्रेट टू अदर रीजन। जो हमारे जो पहले के टाइम में क्या होता था, ओशियन से क्या करते, अभी भी इवन जो लोग हैं एक जगह से दूसरे जगह ओशियन रूट से माइग्रेट करते थे, बट पहले ज़्यादा होते थे क्योंकि एयर रूट उस टाइम नहीं था। टू ट्रेड ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स, जितने भी गुड्स ट्रेड होते थे ओशियनिक रूट से ही होते थे, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक। जो मिलिट्री कैंपेन होते हैं उसको कंडक्ट करने में, एंड एज अ सोर्स ऑफ फूड थ्रू फिशिंग। और इवन जो ओशन होता है वो एज अ सोर्स ऑफ फूड भी काम करता है। कैसे, ज़्यादातर जो ओशनिक रीजन के ओशन के बगल में जो कोस्टल एरिया होते हैं वहाँ पे भी आप देखोगे वहाँ के जो नियर बाई पीपल होते हैं वो फिशिंग पे ही वो डिपेंड करते हैं, और फिर वहाँ से फिश सेल भी करते हैं, एज अ ट्रेड भी आप देख सकते हो। ओशियन हैव ऑल्सो नरिश द कल्चर ऑफ कोस्टल पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। और जितने भी वर्ल्ड में कोस्टल पीपल है, जो कोस्टल रीजन में रहते हैं, ओशियन ने उनके कल्चर को भी नरिश्ड किया है। क्योंकि आप देखोगे जो कोस्टल पीपल है, वो जो कॉन्टिनेंटल पीपल है, जो सिटी में रहते हैं या फिर जो कोस्ट के साइड नहीं रहते हैं, उनसे उनका लाइफस्टाइल काफ़ी डिफरेंट होता है, वहाँ के कल्चर काफ़ी डिफरेंट होते हैं। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम हैव टेल्स एंड लीजेंड्स अबाउट द सी गॉड्स गॉडेस। जो जितने भी वहाँ पे लोग होते हैं उनके पास एक अपना कहानी होता है वहाँ के सी गॉड्स गॉडेस के बारे में, वहाँ के मॉन्स्टर्स के बारे में। ट्रीजर फ्रॉम द सी, द ओशियंस डेंजर्स, ओशियन डेंजर है बट उन लोगों के लिए एक तरह से ब्लेसिंग भी है। Don't miss out. The United Nations has designated June 8 as a World Ocean Day to remind us all of the major role the ocean play in everyday life. जो यूनाइटेड नेशन है वो 8 जून को एज अ नेम दिए हैं, एज अ रिफर किए हैं वर्ल्ड ओशन डे, ताकि हम लोग हर साल 8 जून को रिमाइंड कर सके कि ओशन क्या क्या मेजर रोल प्ले करते हैं हमारे एवरीडे लाइफ में। इट सर्व एज द लंग्स ऑफ आवर प्लैनेट। ये ओशन जो है हमारे प्लैनेट को एज अ लंग सर्व करते हैं। अ मेजर सोर्स ऑफ फूड एंड मेडिसिन, ओशन एक मेजर सोर्स है फूड और मेडिसिन का, और ये ओशन जो है हमारे बायोस्फीयर का एक क्रिटिकल पार्ट है। साइंटिफिक स्टडी हैव शोन हाउ द ओशन आर पॉल्यूटेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी। जो साइंटिस्ट है वो जो साइंटिफिक स्टडी कर रहे हैं उनसे ये पता चलता है कि ह्यूमन एक्टिविटी जो है ओशन कितना पॉल्यूटेड होता है। ह्यूमन एक्टिविटी बाय कैसे, जो हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन हम हर एवरी ईयर जो बढ़ा रहे हैं उससे जो पॉल्यूशन निकलता है वो सारा हम कहाँ पे जाके डंप करते हैं, ओशन में करते हैं सी के थ्रू, जिससे क्या हो रहा है हमारा ओशन काफ़ी पॉल्यूटेड हो रहा है। वी थ्रो सेवरल मिलियंस ऑफ टन्स प्लास्टिक वेस्ट इनटू द ओशन एवरी ईयर। हर साल हम लोग मिलियंस ऑफ टन्स का जो प्लास्टिक वेस्ट है जो कि हम ओशन में फेंक देते हैं, और जिससे क्या कर रहा है, मैरीन लाइफ चोक कर रहा है। देयर आर सेवरल अदर फॉर्म्स ऑफ पॉल्यूशन, और भी बहुत सारे फॉर्म्स है पॉल्यूट करने का। वन ऑफ देम आर मेंशन हियर। एज ए रिजल्ट द मैरीन एनवायरनमेंट इज अंडर थ्रेट।
और एज अ रिजल्ट क्या देखते हैं हम लोग, मैरीन एनवायरनमेंट एक थ्रेट के अंदर आ गया है। ओवर फिशिंग हम लोग करते हैं, जो कि एक अदर कारण है जो मैरीन लाइफ क्यों डिक्लाइन कर रहा है। अगर हम ओवर फिशिंग करेंगे तो क्या होगा, बहुत सारे स्पीसीज जो है एक्सटिंक्ट कर जाएंगे। तो ये क्या होता है, डिक्लाइन ऑफ मैरीन लाइफ के ये रीजन हो गए। इसलिए ये हमारा कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग ओशन को प्रोटेक्ट करें अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए और फ्यूचर प्लेनेट के लिए और ह्यूमैनिटी के लिए। अगर हम लोग किसी भी चीज़ का एक्स्ट्रा एक्सेसिव यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा, जो फ्यूचर जनरेशन के जो बच्चे आएंगे, जो फ्यूचर जनरेशन आएगा, उनको काफ़ी इशू होगा। इसलिए ये हमारा कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने ओशनिक और मैरीन लाइफ को क्या करें, प्रोटेक्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।